बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 जिस चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये चैप्टर लेके चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है 10.3 जिस टॉपिक का नेम है वेव मोशन। अब डियर स्टूडेंट्स, वेव मोशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक छोटी सी बात कुछ स्टूडेंट्स से क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि इस टॉपिक के अंदर अगर हम वेव मोशन, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन तैयार कर लें तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। बस इसमें यही कुछ करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इन डेफिनेशंस को रट्टा लगाने से गुजारा तो आपका हो जाएगा, लेकिन याद रहे फिर आपको एफएससी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब आप एफएससी में पहुंचते हैं इस तरह 10th क्लास के बॉक्स वाली डेफिनेशंस को रट्टा लगा के आप पास हो जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप एफएससी में जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम या आप फंगैट, ई कैट, एनएमटी कैट जब देते हैं तो आप रह जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आपने क्लास 10th में फ़िज़िक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा होता, इसीलिए आपको फिर एफएससी में फ़िज़िक्स प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आपने करना इन्हीं डेफिनेशंस को ही है, लेकिन इनको समझ के करें कि ये डेफिनेशंस आपसे क्या कह रही हैं। वो कहते हैं ना, नॉलेज लाइंस का नहीं होता, बिटवीन द लाइंस होता है। तो आपने इन लाइनों को समझना है। जब आपको समझ आएगी फिर इनको रट्टा लगाना भी आसान हो जाएगा, और फिर इनके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बनते जाएंगे उन पॉइंट्स को आपने बुक के ऊपर नोट करते जाना है, ताकि बुक ही आपका नोट्स बने। एट द एंड फिर आपको इधर उधर से चीज़ें देखनी ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आप उसी बुक को उठाएंगे तो वो आपके नोट्स बने होंगे, तो आप सिर्फ एक नज़र देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है 10th क्लास में फिज़िक्स को डिटेल में पढ़ने का, कि आपको एफएससी में फ़ायदा होता है। वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, आपको आसानी से फिज़िक्स समझ आने लगती है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप हर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, और जितने भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ साथ डिस्कस करेंगे उनको आप नोट किया करें। तो इसी तरह फर्स्ट हमारे जो भी 2-3 टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं उनको भी आप मज़ीद एक दफ़ा फिर से देखें और उन सारे पॉइंट्स को नोट करें, ताकि आपको फ़ायदा हो और एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। तो आज के इस टॉपिक में भी हमारी कोशिश है कि हम इन डेफिनेशंस को एग्जाम्पल या एक्टिविटी की हेल्प से अच्छे तरीके से समझें। जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर इनको याद करना भी ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक है वेव मोशन, जिसमें सबसे पहले वेव क्या होती है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। बहुत आसान है ना, कि मीडियम में डिस्टर्बेंस का क्रिएट होना बेसिकली वेव कहलाता है। कि जब भी आप मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो यही डिस्टर्बेंस, खलल क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, वेव मोशन क्या है। देखें, जब आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाएं तो उस डिस्टर्बेंस के क्रिएट होने की वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना, ये जो मैकेनिज़्म है ये वेव मोशन कहलाता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि देखें, वेव इज़ अ मैकेनिज़्म इन विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। कि जब आप मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते हैं तो एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना, ये मैकेनिज़्म क्या कहलाता है, वेव मोशन कहलाता है। अब इसी डेफिनेशन को हम एक एक्टिविटी से और मज़ीद क्लियर करते हैं। देखिए जी, एक्टिविटी आपकी बुक में है 10.1। अब 10.1 में हमारे पास यहाँ पे एक टब है, देख सकते हैं आप, जिसको हमने पानी से भरा हुआ। ये ब्लू कलर का जो शेड है ना, ये समझें कि आपके पास क्या है, वाटर है इस टब के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि इस वाटर के अंदर एक पेंसिल को डिप करते हैं। अब इसको डिप करके वहीं पे रखे नहीं रहना, डबो के बैठे नहीं रहना, बल्कि हमने क्या करना है, डिप करने के बाद इसी पेंसिल को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाना है, वाइब्रेट करवाना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो दोबारा सुन लें, ठीक है, वीडियो दोबारा स्टार्ट कर लें। लेकिन हम यहाँ पे एक ही दफ़ा बोलेंगे ताकि आप पूरी तवज्जो से बातों को सुने और समझें और साथ साथ नोट करते जाए। हमने इस पेंसिल को डिप करने के बाद क्या करवाया जी, ऑसिलेट कराया, अप एंड डाउन मूव कराया। तो इसका मतलब वाटर में क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो इस वाटर की सरफेस पे आपको इस तरह कर्व शेप की वेव स्प्रेड होते हुए दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पेंसिल को डिप कराया तो वाटर की सरफेस पे इस तरह से रेड कलर की आउटवर्ड या टब की दूसरी साइड पे वेव स्प्रेड होने लग गई। तो वेव्स प्रोड्यूस हो गई ना।
तो क्या अब हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि एक पेंसिल को जब आप अप एंड डाउन वाटर के अंदर मूव कराते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं? पीछे कहानी क्या चली है, हुआ क्या है, ये तो नहीं मतलब क्लियर होगा ना कि आपने पेंसिल डिप कराई और वेव प्रोड्यूस हो गई, बिल्कुल हो गई, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, पीछे इसकी थ्योरी क्या है, चल क्या रहा है वहाँ पे वाटर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। देखें, जब आपने पेंसिल को इस वाटर में डिप किया तो इसका मतलब वाटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, वाटर में मौजूद कुछ पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिनके डिस्टर्ब होने की वजह से वाटर की सरफेस पे मौजूद कुछ पार्टिकल्स ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे अबाउट मीन पोजीशन। कि आपने पेंसिल को ऑसिलेट कराया, अप एंड डाउन मूव कराया वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर में मौजूद कुछ पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए, जिनकी वजह से वाटर की सरफेस पे मौजूद कुछ पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह वो जो डिस्टरबेंस होगी, खलल होगा, वो आपको वाटर की सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आएगा। ये कहानी स्टूडेंट्स यहाँ पे चली है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि वो जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे वाटर के, वो वेव के साथ साथ आगे नहीं जाएंगे। वाटर की सरफेस पे तो आपको ये वेव एक एंड से दूसरे एंड तक जाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन वो जो पार्टिकल वाटर की सरफेस पे ऑसिलेट कर रहे होंगे अबाउट मीन पोजीशन, वो साथ नहीं चलेंगे, वो अपने उसी पॉइंट के अबाउट अप एंड डाउन ऑसिलेट करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। वेव आगे ट्रांसफर होगी, वो जाएगी टब के दूसरे एंड की तरफ, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अब सेकेंड स्टेप आपने क्या याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम इस टब की एक साइड पे तो पेंसिल को डिप करा रहे हैं ना, अप एंड डाउन मूव करा रहे हैं, तो दूसरी साइड पे अगर हम टब के सेकंड एंड पे कुछ कागज़ के पीसीज या आप कह लें एक हल्का रबर का कॉर्क पुट कर दें वाटर की सरफेस पे, उसी टब के अंदर दूसरे एंड पे, यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, रबर का कॉर्क प्लेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी तो जैसे ही वो इस रबर के कॉर्क से पास करेंगी तो ये रबर का कॉर्क भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट। क्या करेगा, जब यहाँ से वेव पास करेंगी तो ये कागज़ का टुकड़ा या रबर का कॉर्क अप एंड डाउन अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। वेव इससे आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, पास कर जाएंगी, लेकिन ये जो पीस होगा ना, ये जो रबर कॉर्क होगा, ये सिर्फ उसी जगह पे रहते हुए अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट करता रहेगा, आगे मूव नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, लेकिन मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ये जो कागज़ का टुकड़ा था ना या रबर का कॉर्क, ये मूव नहीं करता। इसका मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने इस एग्जांपल से बातें याद रखनी है। अब इसी एक्टिविटी के बाद अगर हम सेकंड एक्टिविटी पे गौर करें, सेकंड एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फिक्स्ड एंड है, स्पोर्ट है, जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग का एक एंड हमने अटैच किया हुआ है, फिक्स कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो हमने एक बहुत प्यारी लड़की के हाथ में पकड़ा दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग का एक एंड इस सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है और दूसरा किसी प्यारी हाथ की लड़की पे है, प्यारी लड़की के हाथ में है, ठीक है, दूसरा एंड। अब हम क्या करते हैं कि इस प्यारी लड़की से रिक्वेस्ट करते हैं कि बहन जी आप इस स्ट्रिंग को सिर्फ पकड़ के ना बैठी रहें, बल्कि आप क्या करें, इसको जर्क करें, इसको फ्लिप करें, ऑसिलेट करवाएं, अप एंड डाउन हिलाएं, हरकत में लेके आओ इस रस्सी को। तो वो बेचारी फिर क्या करेगी, हमारी बात मान लेगी, अच्छी बच्ची है ना, तो ये हमारी बात मान के इस स्ट्रिंग को क्या करेगी, ऑसिलेट कराएगी ऐसे, ठीक है, फ्लिपिंग हो रही है। तो जैसे ही
ये अप एंड डाउन स्ट्रिंग को करेगी तो इस स्ट्रिंग में क्या हुई, डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस वेव की शक्ल में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आएगी। किस शक्ल में, इस शक्ल में। जैसे आप एक स्ट्रिंग, ये आप खुद घर में कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स कर दें, दूसरा अपने हाथ में पकड़ें। अब आप ऐसे करेंगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, तो आपको उस रस्सी के अंदर इस तरह की एक वेव दिखाई देगी ऐसे। तो वही वेव हमने यहां पे बनाई है। अब इस वेव में चल क्या रहा है कि देखें, जब आपने स्ट्रिंग को ऑसिलेट कराया, डिस्टरबेंस हुई, डिस्टरबेंस की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, जिसमें से कुछ पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूव करने लग गए। और इस तरह वो जो डिस्टरबेंस थी, खलल था, वो एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में जाते हुए नजर आएगा। तो यहां पे भी क्या चल रहा है कि पार्टिकल्स एक ही जगह पे रहते हुए अपने मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, लेकिन वो वेव के साथ साथ आगे नहीं जाएंगे, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। पार्टिकल्स सिर्फ इस स्ट्रिंग के अंदर अपनी जगह पे रहते हुए अप एंड डाउन ऑसिलेट करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो डिस्टरबेंस वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई दिखाई देगी। तो यहां पे भी हमने यही बात देखी कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते, बल्कि जब आप डिस्टरबेंस क्रिएट कराते हैं तो वो पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, मीन्स के अपने मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो खलल या डिस्टरबेंस जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में जाती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह की वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल्स अप मूव कर रहे होंगे उस स्ट्रिंग के अंदर, तो उस टाइम वेव का आपके पास क्रस्ट आ रहा होगा, और जब वही पार्टिकल्स डाउन ऑसिलेट कर रहे होंगे तब आपको उस पैदा होने वाली वेव में आपको ट्रफ मिल रहा होगा। तो ये लोअर पोर्शन आपका ट्रफ कहलाता है वेव में, और अपर पोर्शन जो होता है वो आपका क्रस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने उन पार्टिकल्स के पॉइंट की पोजीशन भी आपको, डायरेक्शन भी बताई हुई है कि जब अप मूव करेंगे तो क्रस्ट बनेगा, जब डाउन करेंगे तो ट्रफ बनेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी गौर कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हम किस तरह से वेव्स को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, अगर नहीं आ रहा तो आपने इस तरह से सोचना है कि भी इस टॉपिक में या इस एग्जांपल में हम किस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके माइंड में, देखें, हमने कहा स्ट्रिंग के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, वेव के साथ आगे मूव नहीं करते, ऐसे ही कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। क्या इस स्ट्रिंग के अंदर सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे? ये क्वेश्चन बन गया ना कि इस स्ट्रिंग के अंदर हम कह रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, क्या सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, या फिर क्या सारे पार्टिकल्स का ऑसिलेट करना जरूरी है? तो पहला क्वेश्चन ये बन गया। तो अब मैं चाहूंगा कि आप सोचें, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और पहले इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि जब आपने यहाँ पे वेव प्रोड्यूस की तो इनमें पार्टिकल्स जो मौजूद थे स्ट्रिंग के अंदर अपने मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, तो रस्सी के अंदर सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, ये जरूरी है। तो अब स्टूडेंट्स मैं क्लियर करता चलूं कि देखें, सारे पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। हमने पहले ही आपको बताया कुछ पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे और वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब सारे नहीं, हाँ अगर सारे करें फिर क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया कि अगर सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करें तो फिर किस तरह की वेव जनरेट होंगी? तो फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर सारी स्ट्रिंग के अंदर सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे तो फिर पैदा होने वाली वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव का नाम देते हैं। क्लियर हो गया जी? अब थर्ड क्वेश्चन, अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, अप एंड डाउन मूव नहीं करेंगे अबाउट द मीन पोजीशन, बल्कि एक ही जगह पे रहेंगे, तो स्टूडेंट्स फिर कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी? फिर याद रखिएगा, अगर कुछ पार्टिकल फिक्स्ड रहेंगे तो फिर उन फिक्स्ड पॉइंट पे पार्टिकल्स के रहने वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं नोड का, और वहां पे फिर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। तो तीन बातें क्लियर होगी। तो यहां पे अब चौथा क्वेश्चन और आ जाएगा, क्या कि वो जो पार्टिकल्स कुछ ऑसिलेट कर रहे हैं जिनकी वजह से वेव आपको एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वो जो कुछ पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं क्या वो एक ही टाइम में सारे ऑसिलेट करेंगे?
या कुछ पहले करेंगे कुछ बाद में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सारे पार्टिकल्स एक ही टाइम में स्टार्ट नहीं करेंगे अपनी ऑसिलेशन। हाँ, जो पार्टिकल जिस टाइम में अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें तो रस्सी में जितने भी पार्टिकल्स ने ऑसिलेट करना है वो सारे एक ही टाइम में करें, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे वेव मूव करेगी वैसे वैसे पार्टिकल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये चौथा पॉइंट था जो आपने याद रखना है। तो ये एक्टिविटी क्लियर हो गई, ये एक्टिविटी क्लियर होगी। अब आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन में एक और वेव दिखाई गई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की आपके पास डिफरेंट वेव्स बनती हैं। तो जो बुक में मेंशन की गई है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है इसको आप डिटेल में सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे निशानी के तौर पे इसको पढ़ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे देखें, डायरेक्शन को, एरोस पे गौर करें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज। देखिए ना, एरो का साइज कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम 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 कम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड पे अगर आप गौर करें तो ये चेंज हो रहा है, इससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखें चेंज हो रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के परपेंडिकुलर है और इस तरह से यहाँ पे आपको मिलने वाली वेव्स कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। और फिर एक पॉइंट आ सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही हैं, तो ये इस पाथ के क्या है, पैरेलल या परपेंडिकुलर। ये जो पाथ है ना, ब्लू कलर का लाइन नजर आ रही है, इसके पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं या परपेंडिकुलर। तो फिर याद रखिएगा ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और इस पाथ के भी परपेंडिकुलर है। तो इनके बिटवीन एंगल क्या बन रहा होगा, 90। तो ये वो एमसीक्यूज में, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायग्राम जो आपने याद रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इन 3 एक्टिविटीज से या इन डायग्राम से जो कुछ सीखा वो क्या है, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है गौर करने वाला, क्या कि भाई वेव को पैदा कराने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए कि वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी, क्या चीज़ ज़रूरी है वेव्स को पैदा करवाने के लिए। तो यहाँ से देख के आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हुए बताएं कि भाई यहाँ पे वेव्स तो आपने पैदा कर ली, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वेव्स पैदा कराने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। चलें जी, तो अब ज़रा स्टार्ट नहीं करना बल्कि यहाँ पे देखना है कि भाई वेव्स को पैदा करवाने के लिए सोर्स का वाइब्रेट करना ज़रूरी है, वाइब्रेटिंग सोर्स। तो वेव्स को प्रोड्यूस कराने के लिए सोर्स का वाइब्रेट करना ज़रूरी है। अगर सोर्स वाइब्रेट नहीं कर रहा तो फिर बैठे रहना, आजा वेव बाहर निकल, ओ भाई सोर्स को तो वाइब्रेट करवा लो, फिर ही तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो आपने यहाँ पे पेंसिल को डिप नहीं किया, अप एंड डाउन मूव नहीं किया, यहाँ पे देखें आपने उसको जर्क नहीं किया, ऑसिलेट नहीं करवाया, स्ट्रिंग को हरकत में लेके आए हो ना। तो यही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। तो इस तरह सोर्स जो है उसका ऑसिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब हर तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसके अलावा अगर आप वेव्स की सूरत में कोई एग्जांपल देखना चाहें तो आपके पास जो सनलाइट हमारे तक पहुँच रही है, ये भी वेव की सूरत में हम तक पहुँचती है। वैसे तो लाइट इज़ अ डुअल नेचर, पार्टिकल और वेव, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ वेव का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए वेव की हद तक आप सनलाइट को एग्जाम्पल में मैंशन कर सकते हैं। और सेकेंड में क्या है, साउंड, ये जो हम एक दूसरे तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, ये भी वेव की सूरत में पहुँचती है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर टॉपिक एंड हो गया है तो इन एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ से हम वेव मोशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या है उसको यहाँ पे देखिएगा। कहते हैं अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स
ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जिसको आप ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, अबाउट देयर मीन पोजीशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बातें तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहीं से आपने एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे वेव मोशन की राइट कर देनी है। तो टॉपिक लो जी एंड हो गया। अब हमारे पास क्या है, वेव्स की टाइप्स। तो हमारे पास यहाँ पे वेव्स की 2 टाइप्स हैं जो यहाँ आपकी बुक में मेंशन की गई है। नंबर 1 मैकेनिकल वेव और नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं जी, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, कि वो वेव्स जिनको पास होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। जैसे वाटर वेव्स, तो वाटर वेव्स के लिए मीडियम यहाँ पे क्या था, जब आपने यहाँ पे वाटर वेव्स प्रोड्यूस कराई तो मीडियम क्या था, लिक्विड। इसी तरह अगर आपके पास साउंड वेव, तो एक दूसरे तक जो आपकी आवाज़ पहुँचती है, तो यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो इसका मतलब मीडियम। आप आपस में 2 बंदे बात करते हैं जब, तो एक दूसरे तक जो आपकी आवाज़ पहुँचती है, साउंड पहुँचता है, तो ये एयर की वजह से पहुँचता है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, और आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि क्या वैक्यूम के केस में मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपने करना है यस और नो के साथ। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और पहले आंसर करें, क्योंकि टॉपिक तो आपको हमने समझा दिया। तो अब आप बताएं कि क्या वैक्यूम के केस में मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, और ऐसी वेव्स जिनको पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। जिसमें हमारे पास रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स। तो लाइट पहले पूछती है आपसे कि भी मैं आप तक आना चाह रही हूँ, पहले मेरे लिए मीडियम का बंदोबस्त करो, नहीं ना। तो इसका मतलब लाइट के लिए मीडियम ज़रूरी नहीं है, ये नहीं रुकेगी, पहुंचेगी आप तक। तो इसलिए लाइट वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है, और इसके अलावा एक्स रेज भी जो है ये भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल में आती है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेव मोशन की डिस्कशन। जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। तो ये आपका अपना ही चैनल है, अब इसके ख्याल रखने का मतलब ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।